हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कि दो कोई चार्ज लिए थे हम लोग और उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया था। तो उस चार्ज पे उस एक्सटर्नल फील्ड से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा था उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक डाइपोल है और उस डाइपोल को अगर एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उस डाइपोल पे उस एक्सटर्नल फील्ड का क्या असर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा एक डाइपोल। तो देखिए डाइपोल कैसा होता है। डाइपोल इस टाइप से होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये सेंटर होता है इसका और इस पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया एक एक्सटर्नल फील्ड E और इसको एक्स एक्सिस हम मान सकते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत सिंपल सा है, ये दोनों के दोनों जो चार्ज होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों चार्ज का जो पोटेंशियल है, क्या है? पोटेंशियल है, वो कैसा है? सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जस्ट रिवर्स फॉर्म में। ठीक है, अभी देखिए जब इसको एक्सटर्नल फील्ड पे हमने रखा तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। अब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों चार्ज का पोटेंशियल अगर सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा? नेग्लेक्ट कर देता है और इसका जो नेट फोर्स है, क्या है? इसका जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर नेट फोर्स जीरो का मतलब समझिए कि ये डाइपोल मूवमेंट नहीं लेगा, मतलब मूव नहीं होगा। अब अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो क्या होगा? तो अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो ये सेंटर पॉइंट जो देख रहे हैं आप, इस जगह से ये डाइपोल ऐसे रोटेट होना चालू हो जाएगा, मूवमेंट लेना चालू हो जाएगा। किस फॉर्म में? एंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये सीधा सीधा तो फोर्स इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया और ये क्या हुआ? ये सीधा आगे नहीं बढ़ पाया और ये ऐसे मूवमेंट लेना चालू कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स, जब ये ऐसे मूवमेंट लेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, दोनों के बीच में देखिए यहाँ पास में एक एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल थीटा रहता है और इसी एंगल पे ये मूव करता है। इसी एंगल पे क्या करेगा? ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ले रहा है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग फोर्स। ठीक है, ट्विस्टिंग फोर्स को क्या बोला जाता है? ट्विस्टिंग फोर्स को बोला जाता है टॉर्क, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? P क्रॉस E। ठीक है, ये होगा आपका डाइपोल मूवमेंट 2a cos Q2a, इसको बोलते हैं हम लोग, P को क्या बोलते हैं? Q2a। ठीक है, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल जो आपका होता है, डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, P। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा है, तो PE आपका बन गया। अब ये आपका एक कैस फॉर्म में है, तो ये देखिए दोनों के दोनों अभी ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैं इसे कैसे डिराइव करूं? देखिए बहुत सिंपल सा है, जब मैं इसके वेक्टर फॉर्म को हटाता हूं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग PE साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा लगता है और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा लगता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री। क्या होता है ये? 90 डिग्री। तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली आपका ये जो डाइपोल, जब इसको हम एक्सटर्नल फील्ड के पास लेके आएंगे तो इस डाइपोल को हमको कैसे रखना है? इनिशियली इसको 90 डिग्री पे रखना है। किस पोजीशन पे? 90 डिग्री। तो ये डाइपोल आपका ऐसे सीधा सीधा रहेगा जब इसको इनिशियली लेके आया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पास में क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इस साइड में है और डाइपोल को ऐसे रखना है। ठीक है, ये एक डायग्राम है बस समझने के लिए कि जब इनिशियली पोजीशन पे 90 डिग्री पे इसको रखा जा रहा है और एक्सटर्नल फील्ड जब इस पे लगेगा तो ये मूवमेंट जो हो रहा है, तो कितना मूवमेंट हो रहा है? तो ये थीटा डिग्री का मूवमेंट लेता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, देखिए तो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा हमारा बन गया टॉर्क। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड इस डाइपोल पे वर्क करेगा, क्या करेगा? वर्क, तो इस पे वर्क डन होगा। तो चलिए निकालते हैं कि वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, देखिए जब मैं अगर एक स्मॉल वर्क डन लेता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कैसा? डी थीटा। कैसा होगा?
डी थीटा, स्मॉल वर्क डन इस डाइपोल पे, ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता ही हमारा, ठीक है। अब देखिए ये टॉर्क, और मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन से क्या होगा कि टोटल वर्क डन निकल जाता है, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिएगा W, यहां पास में इंटीग्रेशन लगाइएगा। अब इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे और क्या लगाएंगे, जो वैल्यू है उसको क्या लिया जाएगा, तो देखिए इंटीग्रेशन पे इनिशियली इसको 90 डिग्री पे रख दिया गया था, ठीक है, और जब इस पे एक्सटर्नल फील्ड लगा तो ये रोटेट होना चालू हुआ, तो रोटेट होके ये कौन सी डिग्री पे जाके रुकेगा, क्या वो 0 डिग्री पे रुकेगा, क्या वो 90 डिग्री पे ही रुका रहेगा, क्या वो 180 डिग्री पे रुका रहेगा, क्या वो एक अननोन डिग्री पे रुका रहेगा, ये हमें अभी नहीं मालूम है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पास में θ1 θ2, θ1 क्या रहेगा, इनिशियली 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका रेंज है। अब देखिए थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है, अभी θ2, पी को क्या, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PE साइन थीटा डी थीटा। इसमें डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेंगे, ठीक है, वो दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म हैं, तो PE को बाहर निकाल लीजिए, θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में इसमें लिमिट को पुट कर दीजिए, तो लिमिट आएगा आपका यहां से θ2 और ये आएगा θ1, ठीक है। अब इस लिमिट को इस थीटा पे पुट कर दीजिए, इक्वेट को बड़ा करिए, तो कैसे होगा देखिए, तो यहां पास में आया वर्क डन, ठीक है, तो W इक्वल टू PE माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। ये माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा, θ2 और θ1 ये माइनस रहता ही है, जब हम पुट करते हैं तो θ2 को पहले रखेंगे फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos θ1 माइनस cos θ2, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ आराम से। अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये डाइपोल है उसे हम किस पोजीशन पे रखे थे, इसको हम लोग 90 डिग्री की पोजीशन पे रखे हुए थे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड अब ये किस पोजीशन पे जाके रुकेगा ये हमें नहीं मालूम, तो θ2 को मैं क्या ले लूँ, θ2 को मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, PE cos 90 माइनस cos थीटा, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है आपका 0, ठीक है, तो cos ये 0 हो गया, तो मेरी वैल्यू आएगी PE 0 माइनस cos थीटा। तो मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या मिलने वाली है, मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी PE वही माइनस में cos थीटा, ठीक है। तो मेरा वर्क डन कितना बना, W PE cos थीटा। तो जब इस पे वर्क डन होगा तो वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली जब इसको लेके आएंगे यहाँ पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क डन करेगा, तो जब वर्क डन होगा, ठीक है, तो वर्क डन आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियली इसके ये जो दिख रहा है माइनस PE cos थीटा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी आया। अब देखना ये है कि इस पे एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी आता है तो कितना आता है, मतलब कि ये जो थीटा की जो वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ पास में, ये पहले तो 90 डिग्री पे हमने रख दिया, ठीक है। अब ये जो थीटा की जो वैल्यू है ये किस पोजीशन पे जाके रुकेगा, क्या वो 90 डिग्री पे बना रहेगा, क्या वो 0 डिग्री पे आएगा, क्या वो 180 डिग्री पे मूवमेंट ले लेगा, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, मतलब एक ही पैरेलल लाइन जैसे रहेंगे, या फिर डाइपोल मूवमेंट ऐसा हो जाएगा आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है डाइपोल जो है 90 डिग्री पे रुक जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए। ये 3 केसेस स्पेशल केसेस में आपके आते हैं, ठीक है। अभी इसको समझिएगा, जैसे कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया। एनसीईआरटी पे कैसा है कि आपको बताया तो है, काफी डिटेल में ही है, ऐसा नहीं है, पर उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज इन एन
एक्सटर्नल फील्ड, मतलब दो चार्ज जब रखे थे उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा था उसका इक्वेशन को इक्वेट किया गया है खाली, ठीक है, और उस इक्वेशन को इक्वेट करके बताया है कि जो इक्वेशन है वो कैसा बनेगा, ठीक है। और आपकी जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में बताया गया है कि ये जो थीटा की जो वैल्यू है इसे चेंज करेंगे तो हम किस पोजीशन पे क्या लिखेंगे। तो हम लोग दोनों को समझ लेते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी को समझ लेते हैं और उसके बाद स्पेशल केसेस को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे थीटा के फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि थीटा के कारण ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ये जो चार्ज है इसके पास कुछ पोटेंशियल है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और ये वाला इस पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगाता है, मतलब इन दोनों एक दूसरे के ऊपर पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है, एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उस पर कुछ एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था QV1, ठीक है। अब इसका एक पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। R1 और R2 दो पोजीशन वेक्टर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं QVR1 और इसको लिख सकता हूं Q, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये -Q है और ये +Q है, तो इसको कैसे लिखूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं V1 की बात करता हूं तो मैं इसको V1 इसको Q1 मान लेता हूं, ठीक है। तो इसको R1 मान लेता हूं मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके इक्वेशन के लिए क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये +QVR1 और ये -QV2R2, ठीक है। और सेकंड आपका जो थर्ड इक्वेशन क्या था, एक दूसरे पे ये कितना पोटेंशियल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए -Q इंटू Q, फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 अपॉन 4πε0, देखिए 4πε0 और वेक्टर फॉर्म में था R12, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो हमें मालूम है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a, और यही इक्वेशन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये Q को बाहर निकाल लीजिए, इसको लिखेंगे VR1 माइनस V2R2 और इसको लिखेंगे Q² अपॉन 4πε0 2a, ठीक है। अब ये देखिए VR1 माइनस VR2 ये दोनों एक दूसरे पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका, इसका फॉर्मूला स्पेशली VR1 माइनस V2R2, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है -E2a cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं, देखिए तो आपका वैल्यू आएगा Q -E2a cos थीटा माइनस Q² अपॉन 4πε0 2a, ठीक है। तो देखिए Q2a को लिख सकता हूं -PE cos थीटा माइनस Q² अपॉन 4πε0 2a, ठीक है। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक बनता है, ठीक है। इनिशियली मतलब कि हमने अभी तक इसमें तय नहीं किया है कि जो हमारा पोटेंशियल जो हमारा डाइपोल है वो किस पोजीशन पे लिया गया था और किस पोजीशन पे वो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पहले से ही एक रेफरेंस पॉइंट मान लूं कि मेरा जो पोटेंशियल मेरा जो डाइपोल है वो पहले से ही 90 डिग्री पे रखा गया, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो ये वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि इसे क्यों ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अब इनिशियली मैंने बोला आपको कि जो डाइपोल है उसे 90 डिग्री पे ही रखा गया था, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है। अब जब एक्सटर्नल फील्ड इस पे अप्लाई हुआ तो ये किस डायरेक्शन मतलब किस एंगल पे जाके रुकेगा, इस पे एक स्पेशल केस बनाया गया है, स्पेशल केसेस पे, ठीक है। तो क्या स्पेशल केस है, फॉर्मूला हमारे पास में दिया गया है वर्क डन का, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस पे जनरेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे वर्क डन हुआ एक्सटर्नली, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख लेता हूं यू थीटा के नाम से, तो -PE, ठीक है। तो पहला स्पेशल केस क्या है, पहला मैं ये मानता हूं कि डाइपोल इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 आई तो मतलब cos 0, अब cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो मेरा आंसर कितना आएगा -PE। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में आया, ठीक है। कितना पोटेंशियल एनर्जी, PE, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है,
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको इस टाइप से इक्वेशन में दे दिया जाता है, किस टाइप का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दे सकता है या फिर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट या फिर जेईई में भी पूछ सकता है। आपको बोल देगा कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का बताइए इक्वेशन क्या होगा, और आपको ऐसे ही कुछ इक्वेशन दे देगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और किस कंडीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो माइनस पी, जब आपका डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल कंडीशन में हो, किस कंडीशन में हो, पैरेलल कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम पोजीशन पे रहेगा। तो मैक्सिमम किस पोजीशन पे रहेगा, मैक्सिमम आपका ये डाइपोल में जो डाइपोल है वो इस साइड में रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है अनस्टेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं एक स्टेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं एक स्टेबल कंडीशन। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, उल्टा है तो कॉस 180 का मतलब होता है -1, तो देखिए माइनस पीई इंटू -1, तो ये बनेगा पीई, और ये होगा इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। किस पोजीशन पे हो, एंटी पैरेलल हो। जब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाता है तब इसको बोलते हैं हम लोग कि जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, वो कितना बन रहा है, वो एक मैक्सिमम पोजीशन पे है। मतलब आपका डाइपोल ऐसा तिरछा हो गया है, डाइपोल मूवमेंट इस पोजीशन पे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा है। अब मैं बोलता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो किस पोजीशन, जीरो कब होगा, तो जीरो होगा कब, जब थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आ जाए। किस पोजीशन पे आ जाए, 90 डिग्री पे अगर थीटा की वैल्यू आती है तो cos 90 इज जीरो। क्या होता है, cos 90 इज जीरो, और ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जीरो। मतलब कि जैसा मैंने आपका डाइपोल को लेके आया था एक्सटर्नल फील्ड पे, अभी वो रोटेट होके उसी पोजीशन पे फिर से आ गया है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना, क्योंकि जिस पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे फिर से आ गया। तो ये तीन स्पेशल केसेस हैं। पहला स्पेशल केस क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड स्पेशल केस क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये तीन आपके स्पेशल केसेस आते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये इक्वेशन बना के बताता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशन ही नहीं मालूम हो तो पढ़ के फायदा क्या, सही बात है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसके लिए हमें दो चार एप्लीकेशन तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशन मालूम होता है तो टॉपिक को रिमाइंड करना और टॉपिक के बारे में कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड क्यों हम पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सेल्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर आपका जितनी भी चीजें हैं, सब के सब किससे बने हुए, एटम से बने हुए हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बनके एक डाइपोल बनता है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ये एक डाइपोल जब बनता है तो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, या फिर एक मॉलिक्यूल जो बन रहा है हमारा, वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, समझ सकते हैं। या फिर हम लोग 11th पे पढ़े थे सरफेस टेंशन के बारे में, वाटर मॉलिक्यूल पे जो पढ़े थे हमने, एक सरफेस पे अगर सरफेस टेंशन बनता है तो उस पे जो सरफेस टेंशन बन रहा है, मतलब फोर्स जो बन रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितना फोर्स से पकड़ के रखा है, ये सब चीज के बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए हमें ये सब चीजें पढ़ना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जब आप डिराइव करेंगे आगे जाके, अब जब कॉलेज या फिर मेरे को लगता है अगर आप इस पे बहुत आगे पढ़ें अगर, ठीक है, कॉलेज लेवल पे, तो मेरे को लगता है कि शायद उसमें आपको ये जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस क्या होते हैं समझ सकते हैं ना, कि जो फोर्स लगता है चीजों को, जो जोड़ के रखा रहता है, उस पर कितना फोर्स बन रहा है, उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कि इतना पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में है, इससे ज्यादा अगर आप एनर्जी दोगे तभी मैं ब्रेक होऊंगा, नहीं तो ब्रेक नहीं होऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, ये सब चीजें आपके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में
एक्सटर्नल फील्ड से पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर दो चार्जेस हैं जो मतलब कि आपका डाइपोल नहीं है, मतलब अनइक्वल चार्जेस हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो क्या होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपका पता चल सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है माइंड में क्या बनता है कि अगर ये एक्सटर्नल फील्ड एक यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हो, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब देखिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इधर भी आ रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास में है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एक्सटर्नल फील्ड रख दिया, सॉरी डाइपोल को रख दिया गया, मतलब कि एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा किसी भी डाइपोल पे, तो वो डाइपोल टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, मतलब ये रोटेशन फील्ड पे नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म पे अगर इस एक्सटर्नल डाइपोल को रखा जाए, ठीक है, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डाइपोल को रख दें, तो क्या वो टॉर्क जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर है नहीं, टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा था हमारा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट आता है या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।